चलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों मैं आपसे भैया स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले आपकी किसके, हम बात करने वाले हैं आपके आगे के टॉपिक्स के बारे में जो हमने मेंबर्स ऑफ द कंपनी के चालू किया था। अब चलो टाइम ना लगाते हम शुरू करते हैं। ये आपका लास्ट वीडियो आने वाला इस चैप्टर के, और इस लेक्चर में हम पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। और मैं आपको जानकारी बता दूं, आपका ओसीएम हो गया, आपका बीके हो गया, आपका इको हो गया, जितने भी आपको एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स जो है हमने आज के इस सेशन में हमने क्या कवर अप कर लिए, मतलब कवर अप कर लिए। अब आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप क्या, अब मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, जब कभी भी कोई बंदा रहता है, अगर वो किसी भी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसके पास दो सर्कमस्टेंस है। आइदर इट कैन बी अ सब्सक्राइबर ऑफ मोआ, या फिर वो क्या कर सकता है, वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है और शेयर खरीद के वो किसी भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन जब ये जो प्रोसेस होता है, जब एक इंडिविजुअल क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बनता है या फिर मोआ में सब्सक्राइबर बनता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ठीक है, कि वो एक कंपनी के साथ कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा है कि मैंने आपकी कंपनी के मैं इतने शेयर खरीदने वाला हूं और मेरे पास ये और कंपनी क्या बोलती है, हम अपने इतने शेयर खरीदते तो आपके ये राइट्स क्या रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से अब जो भी बंदा एंटर करता है तो उसे क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसे भी फॉलो करना पड़ता है, प्रोविजन। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट के भी फॉलो करने पड़ते हैं, मोआ के भी फॉलो करना पड़ेगा और ओआ के भी क्या फॉलो करना क्या पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा कोई भी बंदा जो क्या होता है, सुई ज्यूरिस होता है। सुई ज्यूरिस मतलब अपने जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, वो क्या बन सकता है, वो कंपनी का क्या मेंबर क्या बन सकता है। अब यहाँ पे हम दो लेवल देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल देखेंगे और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे कौन एलिजिबल है आपका मेंबर बनने के लिए और कौन नहीं एलिजिबल है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी यही देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन एलिजिबल है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन नहीं। सबसे पहले आपका माइनर। अब माइनर की अगर मैं बात करूं तो माइनर किसे बोला जाता है? ऐसा कोई भी बंदा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे होती है उसे माइनर बोला जाता है। सर माइनर की अगर बात करें तो क्या माइनर एलिजिबल होता है? नहीं, माइनर कभी भी आपका एलिजिबल नहीं होता है किसी भी आपके शेयर होल्डर्स शेयर खरीदने के लिए या फिर किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यह मानना होता है कि 18 साल की उम्र के जो कम बच्चे होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, दुनियादारी की इतनी समझ नहीं होती, इस वजह से उन्हें क्या रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोहिबिट किया गया। बट उनके बिहाफ पे उनके जो मम्मी पापा होते हैं, उनके बड़े भाई बहन जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो क्या कर सकते हैं, वह शेयर खरीद के कंपनी के मेंबर क्या बन सकते हैं उनके बिहाफ पे। दूसरा आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल होता है, सीधी सादी भाषा में। सही बात है। अब इंसॉल्वेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब ये जो कंगाल बंदा होता है, तो हमने देखा था पहले कि अब ये जो कंगाल हो जाता है उसे क्या करती है, उसके जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, अब उसका एक कोर्ट क्या करती है, उसके लिए एक बेनिफिशियल ओनर या फिर जो ऑफिशियल रिसीवर होता है, सॉरी बेनिफिशियल ओनर नहीं, ऑफिशियल रिसीवर और जो असाइनी होता है उसे क्या अपॉइंट करती है। सही बात है, जिसे एक्चुअली वो शेयर मिलना चाहिए। अब वहां पे क्या होता है कि अब शेयर उसके नाम पे चला जाता है, तो अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में जब शेयर उसके नाम पे चला जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी नाम चेंज होगा। तो जो बंदा इंसॉल्वेंट यानी जो कंगाल हो गया था उसका नाम हटके जो आपका ऑफिशियल रिसीवर होगा या फिर जो असाइनी होगा उसको क्या मिलेगा। तो इंसेन की अगर मैं बात करूं, इंसेन मतलब जिसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मतलब जो चीजों को थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, अलग तरीके से नहीं दिखना बोलेंगे हम इसको, थोड़ा सा पागल अगर हम बोले, ठीक है, पागल बोलेंगे, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, उसे हम लोग इंसेन बोलते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसा कोई भी बंदा जो इंसेन है वो आपके शेयर्स नहीं खरीद सकता, कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रोविजन दिया है कि ऐसा कोई भी बंदा जो इंसेन है, क्या है, इंसेन यानी मेंटली फिट नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है कि वो क्या कर सके, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम जब कभी भी एक शेयर खरीदते हैं या फिर किसी भी कंपनी का मेंबर बनते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना कर रहा है तो कैसे करेगा ये? क्लियर हो गया। अब फॉरेनर, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहीं ना कहीं हमें क्या कहता है, हमें ये बतलाता है कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपका जो दूसरे देश में आपका कोई इन्वेस्टर्स है या फिर कोई इंडिविजुअल है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो एंटर हो सकता है, यानी एक फॉरेनर जो हो सकता है वो हमारी कंट्री में क्या आके कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें एलिजिबिलिटी दे रहा है तो हमारे पास ये भी पावर है कि अब फॉरेनर जो होता है, जो फॉरेनर होता है, अगर वो चाहता है कि भारत में स्थित किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका शेयर खरीदना चाहता है, तो वह शेयर क्या खरीद सकता है और कंपनी का मेंबर बन सकता है। बट उसको क्या फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 1999 को क्या फॉलो करना पड़ेगा, जो भी प्रोविजंस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो कर दिया था बस, कोई नहीं दिक्कत नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, अब जो कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी हमने देखा था कि कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, सही बात है,
वो क्या कर सकता है, बीइंग अ लीगल पर्सन उसके पास अधिकार होता है कि वो किसी और कंपनी के क्या कर सकता है, शेयर खरीद सकता है और उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है दोस्तों कि उसका जो मोआ होता है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होगा अगर कि ये जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी का भी क्या शेयर परचेस कर सकता है, उस कंपनी का मेंबर बन सकता है, तभी जो कंपनी है वो क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अगर मोआ रिस्ट्रिक्ट करता है, मोआ प्रोहिबिट करता है, तो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो साथ ही साथ ये भी है कि एक जो कंपनी होता है वो कभी भी खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरे के शेयर में ही इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसको वो करता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपकी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो यहां पे इसके पास भी अथॉरिटी होती है, क्या कंपनी का मेंबर बन सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी भी सेम चीज है, ये भी एक रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे भी जो कंपनी है, एंटिटी है, ये क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब हम जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो उसका जो एक्ट है वो किसी भी तरीके से प्रोहिबिट नहीं करता कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो क्या दूसरे कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, बन सकता, बट एक कंडीशन है। अब जब दूसरी कंपनी का मेंबर बनेगा तो वो क्या करेगा, शेयर खरीदेगा। अब हम जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता और होते हैं और बाकी सब को पार्टनर्स होते हैं। कर्ता कौन, हेड ऑफ द फैमिली होता है, सही बात है। तो सेम चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है यानी जो कर्ता होता है, फिर जो दूसरी भी कंपनी का कितना भी शेयर खरीदा जाएगा वो सारे जो शेयर्स होंगे वो किसके नाम पे जाएंगे, आपके कर्ता के नाम पे जाएंगे। किसके नाम पे आएंगे, कर्ता के नाम पे। पार्टनरशिप फर्म शेयर्स नहीं खरीद सकता, किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब कंपनी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता, बट अगर मैं बात करूं उसके जो दो इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पे शेयर्स खरीदते हैं, क्या किसी भी कंपनी का मेंबर क्या बन सकते हैं। फिर ट्रस्ट की अगर बात करूं तो ट्रस्ट भी आपका एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, तो वो भी क्या बन सकता है, आपकी किसी भी कंपनी का क्या शेयर होल्डर क्या बन सकता है। अब एक्विजिशन ऑफ मेंबर की अगर बात करूं तो देखो, अब कोई भी जो बंदा है वो किसी भी कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है, वो हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, हमने पहले भी देखा है कि कोई भी बंदा जो मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर यानी मेमोरेंडम में नाम लिख के साइन करेगा, सब्सक्राइबर बंदा, वो क्या बन सकता है, ठीक है, क्या मेंबर बन सकता है। वो पहले मेंबर्स होते हैं जो क्या उस कंपनी के क्या मेंबर बनते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में हमें 2 लोग चाहिए रहते कम से कम, पब्लिक में 7 लोग चाहिए रहते, ओपीसी में 1 चाहिए रहता है, सही बात है। अब बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हम जानते हैं कंपनी क्या करती है, शेयर्स इश्यू करती है। कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो शेयर्स के लिए इन्विटेशन बेसिकली प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, सही बात है। जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी का वो रहता है, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। अब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म में लोग भरते हैं और सबमिट करते हैं। अब कंपनी डिसाइड करती है किसको कंपनी का शेयर देना और किसको नहीं देना है। अब जब कंपनी को ये डिसाइड हो जाता है, कंपनी को जब ये क्लियर हो जाता है, तो जिस भी इंडिविजुअल को क्या मिलता है, वो शेयर अलॉट होता है, वो कंपनी का क्या बनता है, आपका मेंबर क्या बन जाता है। बाइल्डिंग शेयर्स इन डिमेटेरियल्स फॉर्म, मैंने बताया था कि कंपनी क्या करती है, अपने कुछ जो शेयर होती है डिपॉजिटरी को देती है, डिपॉजिटरी क्या करती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फिर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो इंडिविजुअल से मिलता है, ठीक है, उनके डिमैट अकाउंट खोलेगा और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी से वो क्या करते हैं, शेयर्स क्या खरीदते हैं। और उन सभी का नाम जो आपके बेनिफिशियल ओनर रिकॉर्ड बुक में क्या मेंटेन किया जाता है। तो जिन किसी का भी नाम बेनिफिशियल ओनर रिकॉर्ड बुक में रहेगा आपके डिपॉजिटरी के, वो क्या उस कंपनी का मेंबर क्या बन सकता है। बाय ट्रांसफर, बट ऑब्वियसली बात है। अब बाय ट्रांसफर की अगर बात करूं तो मैंने एक सर्कमस्टांस सिखाया था आपको कि जहां पे 2 लोग हैं, एक जो है अपनी कंपनी का शेयर बेचा। अब जब फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं अपनी कंपनी का शेयर अपने दोस्त को बेच रहा हूं, तो अब यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो अब जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें से मेरा नाम करके किसका नाम आ जाएगा, मेरे दोस्त का नाम आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अब 2 सर्कमस्टांस ये भी हो सकती है दूसरी कि जो शेयर है वो 10 से 5 महीने अपने पास रख लिया और 5 उसको बेच दिया, तो हम दोनों ही क्या कंपनी के क्या मेंबर्स बन गए। क्लियर है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है, जब हमारी मर्जी से नहीं लेकिन बाय लॉ क्या किया जाए, आपका ये जो चीजें वो क्या हो जाएगी, शेयर्स का जो ओनरशिप है वो क्या ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हाँ, जैसे अगर मैं मर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी डेथ होगी किसी भी रीजन की वजह से, और मेरी जो वाइफ है वो क्या बन जाती है, एक लीगल हायर बन जाती है, सही बात है। अब वो जो शेयर्स होंगे वो किसके नाम पे चलेंगे, उसके नाम पे चलेंगे। अब ओनर कौन बन जाएगा, वो बन जाएगी। अब जब वो बनेगी तो रजिस्टर्ड मेंबर से मेरा नाम हटके किसका नाम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, तो वो अब कंपनी की मेंबर क्या बन जाएगी। सेम इंसॉल्वेंसी के केस में मैंने बताया था आपको सर्कमस्टांसेस कि जहां पर मैं रहता हूं, लाइट चला गया, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा।
ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी का जो मैंने केस बताया था, अब इंसॉल्वेंसी के केस में मैंने क्या बताया था, आपको ये चीज बताई थी कि अब जो बंदा क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। जो कंगाल होता है तो फिर उसके बाद जो शेयर्स होते हैं वो किसके नाम पे चले जाएंगे, वो ऑफिशियल रिसीवर जो होता है या फिर जो असाइनी होता है उसके नाम पे चले जाएंगे। अब जब उनके नाम पर जाएगा, सही बात है, जब उनके नाम पर चला जाएगा तो अब वो कौन बन गया, ओनर वो बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपके जो शेयर्स होते हैं वो क्या, कंपनी का जो बंदा होता है, बंदा जो होता है वो कंपनी का क्या मेंबर क्या बन जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 2 मिनट होल्ड करोगे तो अपने मोबाइल ले लो, मोबाइल में से फिर पॉइंट से आपको देख के बता दूं, ठीक है। अब चला गया, लाइक क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब नसीब खराब है दोस्त, क्या कर सकते, सुबह से मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तीन, एक बार पीसी बंद हो गया, दूसरी बार पे लाइट चला गया, तो होता रहता है, चलो कोई बात नहीं। अब फटाफट से चलो मैं एक बार अपना जो टेक्स्ट बुक बोलते हैं वो ओपन कर लेते हैं। हाँ मिल गया, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो होगी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बस ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके हम वाइंड अप करेंगे, बाकी जितनी भी चीजें रहेंगी वो हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। अब नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी, अब नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी मतलब क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं 1% कंपनी हूं, ठीक है, 1% कंपनी का मैं हेड हूं। अब मेरी किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई और मैंने किसी कंपनी का क्या खरीद के रखा था, शेयर क्या खरीद के रखा था, सॉरी किसी कंपनी का नहीं, मेरी कंपनी थी। 1% कंपनी में एक ही बंदा क्या होता है, मेंबर होता है, सही बात है। अब मैंने किसी कंपनी का मेरी क्या हो गई, डेथ हो गई किसी भी रीजन की वजह से। अब मेरा जो लीगल नॉमिनी होगा, अब मेरी डेथ के बाद वो क्या बन जाएगा, उस कंपनी का क्या मेंबर बन जाएगा, ओपीसी कंपनी का क्या मेंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाय केसेस, अब एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, जो प्रेडिक्ट करता है कि वो कंपनी का क्या है, मेंबर है, बट एक्चुअल में मेंबर नहीं है, ठीक है। अब उसे कोई भी रोकरा टोकरा नहीं है, फिर भी वो अपना काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी तो जितना बाकी सारे मेंबर्स लायबल रहेंगे तो वो भी क्या लायबल होगा, क्या आपके सारी चीजों के लिए। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी मर्जी से क्या हुआ है, आपके रजिस्टर मेंबर में नाम लिखा गया है, तो वो भी क्या कंपनी का मेंबर बन सकता है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो तीसरा सर्कमस्टांस ये भी रहता है हमारे पास, अगर कोई ऐसा बंदा है जो क्या जिसका नाम गलती से रजिस्टर मेंबर में हो गया, लेकिन वो बोलता है नहीं मेरा नाम रहने तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो वो भी क्या होता है, कंपनी का क्या मेंबर क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं पूरा खत्म करने वाला था लेकिन लाइट ही चले गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।